दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए हम आज आपके सामने भूमिति का एक नया चैप्टर, नया अध्याय आपके सामने मैं लेकर आया हूं। पहले हम उसकी भूमिका में जाएंगे, उसके गुणधर्म को समझेंगे, तब जाकर के उसके प्रश्नों को हम देखेंगे ना, तो एकदम आसान और आपको गेम लगेगा। गेम जानते हैं ना? हाँ जानते हैं, दिन भर आप खेलते होंगे गेम ना। चलिए, तो आज हम नया चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का एक मिनट जरा, उस चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, पहले समझ लेते हैं, तब हम चतुर्भुज के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चतुर्भुज का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, ऐसी सारी आकृतियां, ऐसे सारे स्ट्रक्चर जो चार भुजाओं से घिरे हों, ये चार भुजाओं से बने हों, ऐसी सारी आकृति जिनमें चार भुजाएं हों, जिनमें चार भुजाएं सन्निहित हों, उनको हम नाम देते हैं चतुर्भुज। अब जैसे मैंने बना दिया, एक भुजा हो गई, दो भुजा हो गई, तीन हो गई और चार हो गई। अब ये बन गया चतुर्भुज। इसका नाम कुछ दे देंगे, ए बी सी डी, ऐसे चतुर्भुज ए बी सी डी। अब चतुर्भुज ए बी सी डी में कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट हैं, चार भुजाएं, 1 2 3 4 और 4 कोण, 4 भुजा और 4 कोण। इसके सारे रहस्य, सारे मैजिक इसकी भुजाओं और कोणों में ही सन्निहित है। अब अगर हम आगे बताएं, दो भुजा इसमें हम और ऐड कर सकते हैं, ये और ये, इनको हम बोलते हैं विकर्ण। अब कितनी भुजाएं हो गई? 6 भुजाएं, 4 कोण, 10 पार्ट, 10 हिस्से, 10 भाग, 10 अंग एक चतुर्भुज के इस प्रकार से हो गए। चलिए, अब चतुर्भुज पर ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा। अब आपको एक एक चतुर्भुज लेकर के उसके सारे गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके सारे गुणधर्म समझेंगे और तब हम आगे चैप्टर में चलेंगे। पहला चतुर्भुज मैं आपको देता हूं, आयत, रेक्टेंगल। अब ये आयत कैसा होता है आप यहां जरा देख लीजिए। ये एक भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। नाम इसका मैं रख देता हूं ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके चारों कोण 90-90 का मैं निशान लगा देता हूं, आगे तो बताऊंगा आपको। अब आयत के गुणधर्म एक एक करके देखते चलिए, आपको बहुत 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 काम का आने वाला है। आयत का गुणधर्म नंबर एक क्या है? आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट। यहां मैं लिखता हूं, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम, का निशान यह है, सर्वांगसम होती है। बात समझ में आ गई ना? आयत की सम्मुख भुजा सर्वांगसम होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है, मान लो आयत में ये लंबाई है इसकी, इसका मान 10 सेमी है, 10 मीटर है, 10 जो भी है 10 सेमी कर देते हैं। अब देखना, तो भुजा ए बी की सम्मुख भुजा डीसी है, तो जितना मान ए बी का होगा उतना डीसी का होगा, तो इसका भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसका 8 कर दूं, ए बी की सम्मुख बीसी है तो ये भी 8 हो जाएगी। एक गुणधर्म हो गया, आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं। अगर एक भुजा हमें मालूम होगा, उसके सामने की भुजा हम बता सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब मैं इसे करते समझ, आयत की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। माने ए बी के समांतर डीसी है
और एडी के समांतर आपका ये बीसी है। अब समांतर का मतलब आप जानते हैं, ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करती हो, उनको हम समांतर रेखा कहते हैं। तो AB समांतर DC और AD समांतर BC, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम जरा आगे देखते हैं, बताते हैं क्या है आगे। अगला गुणधर्म ध्यान दीजिए, इसके गुणधर्म में ही इसके सारे प्रश्नों के हल छिपे हुए हैं। नंबर 3, आयत के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, जितना कोण ए होगा इतना कोण बी होगा, सी होगा, जितना डी होगा उतना बी होगा, है ना। ठीक है, अगली बात, आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, मतलब प्रत्येक कोण 90-90 का होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, चलो नंबर 5, आयत के विकर्ण। आयत के विकर्ण, ये देखो विकर्ण ये है, AC एक विकर्ण है, एक BD है। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अगर हमें आयत के एक विकर्ण का मान मालूम पड़ जाए तो उसका हम बता देंगे। मान लीजिए किसने बता दिया, आयत का विकर्ण AC 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो BB है ना, BD है, वो भी 8 सेंटीमीटर का ही होगा। ये आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। चलिए, छठवां, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब विकर्ण AC और विकर्ण BD एक दूसरे को ऊपर काटते हैं, बराबर। विकर्ण AC ने BD को 2 बराबर भागों में बांट दिया, मतलब जितना मान DO का होगा उतना BO का होगा। और इसी प्रकार BD ने AC को भी 2 बराबर भाग में बांट दिया, जितना मान AO का होगा उतना OC का होगा। ठीक है, तो ये तो आपके आयत संबंधी गुणधर्म हो गए। अब इसमें आपको 2 सूत्र में बताऊंगा, इसको मिटाने के बाद। ये 6 पॉइंट हो गए आपके। अब 6 पॉइंट होने के बाद में 7वां देखो, आयत की परिमिति। ये सवाल आपको आएगा, आयत की परिमिति बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। इस तरह से आप आयत की परिमिति निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो इसकी लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्टक में लंबाई 10 धन चौड़ाई 8 बराबर 2, 10 और 8 जोड़ दो, 18 हो गया, बराबर 36 हो गया। तो आयत की परिमिति बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। तो ये चीजें आप समझ गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट नंबर 8 हम देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई ना, सूत्र है। अभी क्या हो जाएगा, अब निकालना चाहे इसका तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 बराबर 80। अब ध्यान ये देना, आपने जो परिमिति निकाली थी ना, उसमें सिर्फ इकाई लिखना, यूनिट लिखना। जैसे सेंटीमीटर है तो अभी तो हमारा 36 आया था, 36 सेंटीमीटर। और अगर क्षेत्रफल निकाले हैं तो cm स्क्वायर करेंगे, वर्ग सेंटीमीटर करेंगे। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो सूत्र नंबर आपका ये हो गया दूसरा, पॉइंट नंबर 8वां, जो मिटा दिया मैंने, तो अब जान गए होंगे। 9वां, आयत का विकर्ण बराबर होता है करनी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये देखो, आयत का ये विकर्ण है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग करनी में। इस प्रकार से आप आयत संबंधी सारी चीजें यहाँ पर निकाल सकते हैं। अभी यहाँ ध्यान देना,
अगला पॉइंट हम लेकर चलेंगे, ये गुणधर्म इसका हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है वर्ग का, क्या, स्क्वायर, वर्ग, ठीक ना। इसमें भी जरा हमें पहले आकृति बना देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसा नाम है ABCD या PQR, जो भी डालो। गुणधर्म नंबर 1, वर्ग की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम, वर्ग की चारों भुजाएं सर्वांगसम, ध्यान देना। नंबर 2, नंबर 3, वर्ग की सम्मुख भुजा समांतर होती है, ये समांतर निशान है, पैरेलल होती है। वर्ग के प्रत्येक कोण 90 मतलब समकोण होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक ना। 5वां, वर्ग के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। ये देखो AC और BD ये सर्वांगसम होंगे। 6वां, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर आयत में हमने क्या देखा था, केवल समद्विभाजित करते हैं। इसमें लंब मतलब ये एंगल आपका 90 का हो जाएगा। ये भुजा बराबर इसके और ये बराबर इसके, ओ है तुम्हारा, ठीक ना। चलो 7वां, वर्ग की परिमिति बराबर होता है भुजा गुणे 4, सूत्र है परिमिति का। 8वां, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। ये देखो, ये आपके 8 सूत्र हो गए। इसमें लगभग आयत जैसे है, बस एक अंतर है, एक अंतर, इनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और दूसरा पॉइंट है, इसके विकर्ण जो होते हैं लंब होते हैं दूसरे पर। बाकी जितने भी आपने प्रॉपर्टी, जितने गुणधर्म आपने आयत में देखे, उतने ही गुणधर्म आपको वर्ग में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, थर्ड आकृति है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसको हम संकेत में ऐसे दिखाते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें जब एक आकृति बना लेते हैं, ये देखिए आकृति है ऐसे ABCD। पॉइंट नंबर 1, इसमें भी लगभग 90% आयत की बातें हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती है, ठीक ना। अब जितनी लंबी भुजा AB होगी उतनी BC होगी। क्यों? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, जितनी लंबाई AD की होगी उतनी BC की होगी। ये क्यों? ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। नंबर 2, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ये देखो, AB समांतर DC होगा, AD समांतर BC होगा। नंबर 2। तीसरा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये विकर्ण AC है और ये विकर्ण BD है, O पर काटता है। जितना बड़ा AO होगा उतना बड़ा OC होगा, जितना बड़ा BO होगा उतना बड़ा DO होगा, ठीक है। नंबर 4, समांतर चतुर्भुज के
सम्मुख कोण, ये देखिए सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी हमें कोण ए का मान कोई बता दे, कोण ए का मान 30 है तो ए का सम्मुख सी है, सी भी 30 होगा। अगर बी का मान 110 है तो डी भी 110 होगा। ठीक है। नंबर 5वां, समांतर चतुर्भुज के संलग्न कोण, संलग्न कोण का योग फल बराबर 180। अब देखो समांतर चतुर्भुज चाहे जैसा भी, छोटा हो बड़ा हो मोटा हो पतला हो, अब संलग्न मतलब क्या हो? संलग्न मतलब पास पास वाले। ए के पास कौन कोण है? एक जस्ट बगल में जुड़ा हुआ कौन कोण है? डी। मतलब कोण ए और डी 180 होगा, कोण डी और सी 180 होगा, कोण सी और बी 180 होगा, कोण बी और ए 180 होगा। माने कोई भी बगल के दो कोण। इसका मतलब ये होता है अगर किसी समांतर चतुर्भुज का कोई एक कोण, ओनली वन एंगल हमको दे दिया जाए तो बाकी तीनों निकाल सकते हैं। एक आकृति में यहां बनाऊंगा, देखो ये देखिए ऐसा, ये समांतर है ए बी सी डी, इसका मान लो 70 है। अब जब ए का मान 70 है तो सी कितना होगा? 70 होगा, सम्मुख कोण है। चलो दो कोण हो गए। अब कोण ए धन बी 180 होगा, कोण ए धन बी बराबर 180 होगा। ए का मान 70 दिया है तो बी का मान आप निकाल सकते हैं, कितना? 110 होगा। और जब बी का मान 110 तो डी आप निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, तो चलिए आपका ये हो गया प्रश्न नंबर, पॉइंट नंबर 6। इसके जो विकर्ण होते हैं ना, मैंने विकर्ण कोणों को समद्विभाजित करते हैं, कोणों को समद्विभाजित करते, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसका 130 बताया था ना, कोण डी ए बी 130 है, तो ये जब विकर्ण आया तो एक कोण यहां बन गया, ये कितना होगा? आधा, 30 का आधा 15, ये भी हो जाएगा 15। अगला 6वां, समांतर चतुर्भुज की परिमिति, ध्यान देना, परिमिति बराबर होता है दो कोष्टक में संलग्न भुजाओं का योगफल। ये देखना, अगर हमें समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालनी है तो हम क्या करेंगे? दो कोष्टक में संलग्न भुजाओं का योगफल। अब जरा इसको हम यहां से मिटाएंगे, अब मिटाकर आप बताएंगे। पॉइंट नंबर 8 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, अभी देखना, अब ये सब्जेक्ट समझना। इसमें ये क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा था? कहां पढ़ा था पता है? त्रिभुज में। अब अगर मैं समांतर चतुर्भुज ऐसे बना दूं इस तरह से, अब ये ऐसे कर दूं तो दो त्रिभुज बन गए, बने ना? तो ये है आधार, मान लो ये आधार है, ये ऊंचाई कर देते हैं ये। तो अगर हम, एक मिनट रुकना यहाँ पर, अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे, फिर एक का आ जाएगा और डबल कर देंगे तो हम दूसरे का पा जाएंगे। अब क्षेत्रफल क्या बनेगा? इसका क्षेत्रफल जरा देखना यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण गुणे विकर्ण पर खींचा गया लंब, विकर्ण पर लंब, मतलब ए बी सी डी। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो AC गुणे, ये मैं ई कर देता हूं, AC गुणे BE, माने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज कोई एक विकर्ण और उस विकर्ण पर खींचा गया लंब की लंबाई। इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब लास्ट आपको बताऊं मैं, एक यहां पर समचतुर्भुज,
सम चतुर्भुज, ये देखिए ये क्या होता है, ये वर्ग का भाई है। देखो ऐसे 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 ए बी सी डी, माने इसके सारे गुणधर्म आप इसका बोलोगे समांतर वाला बोलेंगे। बस एक अंतर है, अंतर क्या है, समांतर चतुर्भुज में सिर्फ सम्मुख भुजा सर्वांग सम थी, लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं सर्वांग सम है। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी। नंबर दूसरा, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे, लेकिन जो सम चतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण जो है समद्विभाजित तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इसका लंब भी कर देंगे। ये भी ऐसे अगर हम करें ना, ये ऊपर तो ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, लेकिन ये प्रत्येक कोण आपका 90 भी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो इसका पूरा गुणधर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ये कैसा होता है, देखो ये या तो ऐसा होगा, ऐसा, या तो ऐसा होगा, उल्टा कटोरा या नाव की तरह ऐसा। ठीक है ना, इसकी खासियत क्या होती है, इसके भुजाओं की एक जोड़ी समांतर होती है, ठीक है, और एक असमांतर होती है। माने ए बी समांतर डीसी है, लेकिन ए डी समांतर बीसी नहीं है, ये समांतर है। तो ये है आपका, इसकी भी हम निकालेंगे। एक खासियत इसमें होती है, ये जो समलंब चतुर्भुज है, कभी कभी ये होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। अगर ये समद्विबाहु, अगर ये दोनों देखो, ये भुजा तो सर्वांग नहीं समांतर है, लेकिन एडी और बीसी ये सर्वांग सम नहीं है, समांतर नहीं है, सर्वांग सम है। इसे बोलेंगे समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, और समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के जो आधार के कोण होते हैं वो सर्वांगसम होते हैं। अगर ऐसा आता है तो कोण डी बराबर कोण सी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात जानकारी रखिए। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल परिमिति बराबर हो जाएगा क्या, भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, या भुजा धन दो कोष्टक में संलग्न भुजाओं का योगफल। इसका क्षेत्रफल देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे कोष्टक में समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो गया सारे चतुर्भुजों का, सारे चतुर्भुज का गुणधर्म। अब एक लास्ट पॉइंट जोड़ना जो कि सब में लागू होगा, आयत में, वर्ग में, समांतर में, सम में और समलंब में। वो क्या है, चतुर्भुज के कोणों का योगफल बराबर होता है 360। ये सबका कॉमन पॉइंट है, सबका। सम ऑफ एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल्स आर 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो बेटा अब लोगों ने चतुर्भुज संबंधी सारी अवधारणाएं, सारे गुणधर्म पढ़ लिए हैं। इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे, अगला चैप्टर बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में अब हम एक एक चतुर्भुज का चैप्टर लेंगे, पहले समांतर का, फिर आयत का, फिर सम का, उसका सबका एक एक दो एग्जाम्पल आपको हल करके हम बताएंगे, और बता करके हल करके दिखाएंगे। आप समझे कुछ को, और कुछ हम कर देंगे, कुछ आप कर देंगे, कुछ दोनों मिलकर कर लेंगे। पूरा मैथ्स आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना,
जब तक आप अपने में बुलंदी नहीं लाएंगे, जब तक आप खुद नहीं तैयार होंगे, जब तक आप में ये प्रेरणा नहीं होगी हमें ये करना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। हर विषय को, हर विषय वस्तु को, हर चीज को जस्ट अ गेम, जस्ट एंटरटेनिंग मीम बनाओ। डोंट टेक सीरियसली, बर्डन मत लेना इसको लेकर के, दिमाग पर बर्डन मत लेना, इसको लेकर दिमाग में जिद पालना, दिमाग में एक इच्छा पालना, इसको हम कैसे कब्जा करें, इसको हम कैसे कब्जा करें, फिर देखना मजा भी आएगा, आपका करियर बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी, और प्लस आपको पूरी दुनिया में सफलता ही सफलता नजर आएगी। लेकिन हर चीज को बेसिकली मैं अगर देखता तो आपके जो चैप्टर है 5वां चैप्टर 5.1 वहां शुरू कर देता, लेकिन ये इसलिए बताया क्योंकि एक बार आप इस वीडियो को देखेंगे, दोबारा जब आप उसमें जाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, पढ़ने में अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से ये कर सकते